सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो आज सूरत हाल रही, सबसे पहले उस पर आपको अपडेट करेंगे। जहां आज एक मौके पर हमने 72,500 से भी ऊपर ट्रेडिंग होते हुए देखी, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुई तो इंडेक्स 72,000 की सतह को बरकरार नहीं रख सका और 80 पॉइंट्स की आज मजमूई तौर पर कमी सामने आई, जिसके बाद 71,971 पॉइंट्स पर आज इंडेक्स क्लोज हुआ है। गुज़िश्ता 2-3 रोज से ये खासी तेज़ी देखी जा रही थी, जिसकी वजह कराची के कुछ हाई प्रोफाइल दौरे थे। गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद थे और उनकी जब ताजिरों से मुलाकात हुई तो उसका भी एक बड़ा ज़बरदस्त इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ा। और उस मुलाकात में और फिर जब मुलाकात के बाद सवाल जवाब हुए तो वहाँ पर ताजिरों की जानिब से मशवरा दिया गया मियाँ शहबाज शरीफ को कि इस वक्त जो एक मुआशी इस्तेहकाम है उसको हासिल करने के लिए, उसको मज़ीद मजबूती देने के लिए आपको सियासी इस्तेहकाम भी पैदा करना होगा और उस सिलसिले में आपको दो बड़े अहम हाथ मिलाने पड़ेंगे, एक तो भारत से और फिर दूसरा अडियाला जेल के मकीनों से। आरिफ हबीब साहब जो कि मारूफ बिजनेसमैन है, उनकी जानिब से ये मशवरा शहबाज शरीफ साहब को दिया गया, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने भी जवाब दिया कि मुल्क के लिए जो बेहतर हो सकेगा और मुल्क की बेहतरी के लिए जो कुछ भी मुमकिन होगा वो यकीनी तौर पर इस सिलसिले में आगे एक पॉजिटिव पेशरफ्त की उम्मीद रख रहे हैं और वो करेंगे। अब इस पूरी सूरत हाल पर ये अगर शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत का पैगाम अपोजिशन जमातों को देते हैं तो मुल्क की मईशत पर कितने बेहतर असरात इसके मुरतब हो सकते हैं, ओवरऑल सियासी सूरत हाल मईशत कितनी मजबूत होगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अशफाक तोला साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला है। जो गुज़िश्ता रोज़ दौरा था शहबाज शरीफ साहब का कराची का, वो इन मौजूदा हालात में कितनी अहमियत का हामिल था? ताजिर बरादरी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनके सामने रखे गए, जिसमें गैस और बिजली की कीमतों के नर्ख में कमी से मुतालिक मुतालबा था, और फिर आरिफ हबीब साहब ने जो तजवीज़ दी है, जो मशवरा दिया शहबाज शरीफ साहब का, उस पर आपके क्या तासुरात हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बिल्कुल ये सही मेरा ख्याल है जायज़ मुतालबात हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतामिल हो सकता जिस कठिन सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या बिजली के नर्ख या गैस के नर्ख कम करने से मईशत बहाल हो जाएगी कि नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक हब ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी कराची, विच हैज़ अ पोर्ट, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर है, उसमें क्या 6 घंटों के लिए एक मेरा प्राइम मिनिस्टर कराची आएगा, वो सारे मसाइल को ग्रैस्प करके क्या मेरा ख्याल है वो मसाइल हल कर देगा? क्या ये टाइम काफ़ी है या ना काफ़ी है? देखिए, मसला ये आज नहीं है, मसला सिर्फ इतना है कि सबसे पहले आपको मईशत का पहिया चलाना पड़ेगा और मईशत का पहिया उस वक्त चल सकता है जब आपका इन्फ्लेशन कम हो। मईशत सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्टों से या बिजनेसमैनों से नहीं चलेगी, मईशत आवाम से चलेगी। आवाम जिस तरीके से पिसी हुई है, अगर मैं इंडस्ट्री चला और फर्ज करें अगर यहाँ कोई इनकी प्रोडक्ट बाई करने वाला नहीं होगा तो मेरी मईशत ठिकाने पे आ भी जाए तो क्या फायदा होगा, उसमें तो मजीद नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि मेरी आवाम इस मईशत से कितना फ़ायदा उठा सकती है। आवाम को फ़ायदा उठाने के लिए आपको सबसे पहले अपने अफराते ज़र में कमी लानी पड़ेगी। सही। और अफराते ज़र में कमी लाने का इस वक्त आपका कोई मंसूबा, कोई प्रोग्राम मुझे नजर नहीं आता। अफराते ज़र कम करने के लिए आपके पास बड़ा अच्छा विंडो है और इस मतलब आपने अगर देखा होगा कि अफराते ज़र में कमी के लिए आपके पास ब्लूमबर्ग गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट है, हमारी वैल्यूएशन है, आप डॉलर के रेट में कमी लाए जनाब। खुदारा 240 ऑप्टिमस कह रहा है, 224 गोल्डमैन सैक कह रहा है, 235 हमारी तोला एसोसिएट्स की वैल्यूएशन है। आप ये देखें 280 और 235 के फर्क पे आपको इन्फ्लेशन 5% रही है। वो 5% आप कम करें, आवाम को रिलीफ दें, इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगी, मईशत का पहिया वैसे ही चलता रहेगा। और अगर आप फर्ज करें पास थ्रू इन्फ्लेशन कम हो जाता है, आपकी चीजें सस्ती हो जाती हैं और अगर आपका करंट ये फिस्कल डेफिसिट भी कम हो जाएगा, 2.5 ट्रिलियन से कम हो सकता है। तो आप पहले वो जो चीज 1 in the hand is better than 2 in the bush। अच्छा अशफाक तोला साहब, जो बैनुल अक़वामी इदारे जो एवेल्युएट करने चले उसको एक लम्हे को हम जरा साइड में रखते हैं। ये जो आपने अपने इदारे की बात की, तोला एसोसिएट की वैल्यूएशन ये 235 रुपए पर है डॉलर की वैल्यू, तो ये ज़रा ये किस तरह से है हुकूमत के सामने? अगर ये चंद पॉइंट्स आप रखें कि एवेल्यूएशन ये आपने किस तरह से की है, चूँकि हुकूमत तो अभी तक 275-280 के दरमियान ही फंसी हुई है।
देखिए, हुकूमत के जिन जिन बताना था मैं बता चुका हूँ। और ऐसा तो नहीं है ना, ये तो मैंने जाहिर बात, कोई एटम बम का फार्मूला नहीं है ये इकोनॉमिक मॉडल होता है। एटम बम का फार्मूला वैसे जब जाता है, मगर इकोनॉमिक मॉडल होता है जो उसमें आप ये देखते हैं कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, आपका एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है, आपका इंपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है, उसमें इलास्टिसिटी कितनी है, रिक्वायर्ड रेट रीर में चेंजेस कितनी होती हैं, पास थ्रू इम्पैक्ट कितना होता है। उसके बाद वैल्यूएशन करके देते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल बने होते हैं इसमें, तौर पे मैथमेटिकल मॉडल है उसके। और मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ, मैं पहले कर रहा था तो लोग नहीं मान रहे थे इन चीजों को, और बाद में सेक ने रिपोर्ट दी कि 224 का डॉलर होना, जो उन्होंने कहा रुपी अंडर वैल्यू बाय 20%। तो मीनिंग दैट 280 का 20% तो 56 224 रुपए बनता है। अच्छा, इसके बाद अभी ऑप्टिमस ने भी एक रिपोर्ट भेजी है, उन्होंने कहा 240 होगा। तो यार सब तो झूठ नहीं बोल सकते ना यार। तो ये आप ये क्यों नहीं कर रहे? आप किसकी खुशनुदी के लिए नहीं कर रहे? क्या कोई एक अंडरहैंड डील की है आपने इदारों से, बाहर के इदारों से, कि हम नहीं करेंगे, इससे नीचे हमारा इन्फ्लेशन नीचे ना आए, हमारी आवाम। और अशफाक साहब, अगर इस पर ये अमल हो जाता है, ये एक्चुअल जो 235-240 रुपए की वैल्यू डॉलर इस पर आ जाता है, तो इससे महंगाई में कितनी कमी आ सकती है? जो आवाम पर बोझ है वो किस हद तक कम हो सकता है? इससे कितने फीसद का फर्क आ जाएगा? 5% का अंदाजा मेरा लगता है। अच्छा। और 5% से ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त बाइंग करने वाला डॉलर कोई नहीं है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, $3.5 बिलियन जो मेरे पास इतलात है, $2 बिलियन की तो मीडिया में न्यूज छप गई है, और $1.5 बिलियन का मुझे यकीन है, मुझे इतला है। मैं कोई कंफर्म सोर्स नहीं है, बट जिन्होंने मुझे बताया मैं समझता हूँ वर्ल्ड रिलायबल है। अच्छा, और इसके बावजूद भी फिर ज़ाहिर है हुकूमत ये डिसीजन नहीं ले रही, तो फिर इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं? ताजिरों से आप मिल रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल रहे हैं, आप बैनुल-अक़वामी जो वफूद आ रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन लोकल लेवल पर जो इक़दाम आपको उठाने हैं, जब तक वो नहीं उठाएंगे तो ये फिर मईशत की स्टेबिलिटी किस तरह से मुमकिन हो सकेगी? मैं ये समझता हूँ शायद अभी ये IMF के एग्रीमेंट की वजह से शायद नहीं कर रहे, और ये समझ रहे हैं कि हम अगर ये कम करेंगे तो IMF को ये लगेगा कि जी हम जो है ना इंपोर्ट खोलने वाली बातें हो जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। IMF तो खुद आपको कहता है कि आप फ्री मार्केट पे आप एक्सचेंज को ऑपरेट कराएं। आपको देखिए, मैं सेल करके रेट को कंट्रोल करूंगा, तो मैं इस वक्त तो बाई करके रेट को कंट्रोल कर रहा हूं अपवर्ड साइड पे। तो ये डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म तो ना हो, ये तो आपने एक पूरे उसको उठा के आपने एक सिस्टम को पैक किया हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है ना करें। आप इकोनॉमी को चलने दें, इकोनॉमी चलेगी, ऑटोमेटिकली लोग आएंगे या इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। आप मुझे बताएं, आप इतनी बड़ी रिटोरिक लगा रहे हैं कि जी FDI आ रही है। आपने FDI का शेड्यूल देखा है? ज्यादातर डेट इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट तो क्या पीरियोडिक होगा ना, वो तो आपके पास। आप देखिए RDA में रोशन डिजिटल अकाउंट है, उसमें लोग अब बाहर पैसे लेके जा रहे हैं। वो क्यों लेके जा रहे हैं? वो इसलिए लेके जा रहे हैं कि बाहर भी रेट आपको अच्छा मिल रहा है। तो ये चीजें मेरा ख्याल है इनको देखनी पड़ेगी, और इसके बगैर ये काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो अब अशफाक साहब, ये अभी आगे चूंकि IMF के प्रोग्राम में जाना है पाकिस्तान को, और उसके लिए अब इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं, उसकी तैयारी की जा रही है, तो ये भी उसका एक पार्ट हो सकता है कि अगर इस मौके पर ये डॉलर की कीमत को छेड़ा जाता है, आगे पीछे किया जाता है, तो कहीं वो प्रोग्राम ना डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि अभी तो जो 9 महीने का स्टैंड बाय प्रोग्राम था, उसकी भी अभी आखिरी इंस्टॉलमेंट आनी है, अभी वो फॉर्मेलिटी भी पूरी होनी है। तो ये शायद स्मूथ तरीके से सारी चीज़ें पूरी हो जाएं, इसलिए हुकूमत अभी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं। मैं नहीं समझता। देखें, अगर कोई हिडन एग्रीमेंट है, मुझे नहीं पता, वो तो अगर किसी ने किया है तो मेरा ख्याल है वो जुल्म किया है पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के साथ। मगर मैं ये समझता हूँ, IMF क्यों कंडीशन ऐसी करेगा? IMF को जब आप कह रहे हो कि हम मार्केट पे डॉलर के रेट को छोड़ दें आप। भाई IMF ने आपको ये तो नहीं कहा ना कि जी आपको जाहिर बात है IMF का ये होता है कि आप हमसे लोन लेके आप मार्केट में पंप करते हो और डॉलर के रेट को नीचे लाते हो। मैं नहीं समझता IMF कभी ये कहेगा आपको कि चलो यार फोर्स बाइंग करो ऊपर रेट रखने के लिए। मैं जो मेरी अक्ल दानिश कहती है वो तो नहीं है। बट आपको 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आपको देखिए, ट्विन डेफिसिट में आपको हमेशा देखना पड़ता है आपके करंट अकाउंट। उस वक्त आपने भी देखा पिछले महीने का करंट अकाउंट सरप्लस आया, उसमें भी आप देख लें। बिल्कुल मुझे पता है कि ट्रेड डेफिसिट $650 मिलियन का था, बट आपकी रेमिटेंस ज्यादा आई थी सीजनल होने की वजह से। इस वजह से 600 मिलियन का कुछ आपका
करंट अकाउंट सरप्लस आया है। नंदलेस वो सस्टेनेबल है नहीं है, मगर आप मार्केट पे छोड़ो। मैं ये नहीं कहता कि आप 235 करके 235 पे टिका के रखो भाई, जो मार्केट 335 हो जाए मार्केट कहती तो कर ले आप, मगर आपको ये रेशनली करना पड़ेगा। ये चीजें बेसिक्स हैं इकोनॉमिक्स की, और मैं समझता हूं, मेरा ख्याल है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इन चीजों को, इतने पुराने सीजन बैंकर हैं, वो समझते हैं इन चीजों को। मेरा ख्याल है अगर कोई मजबूरी ना होगी तो आई एम श्योर वो करेंगे इसमें। सही। तो अशफाक साहब, अभी जो बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, वो तो चूंकि पाकिस्तान का अभी इंपोर्ट बिल बहुत कम हुआ है, इंपोर्ट पर काफ़ी हद तक पाबंदी है, ये तो सूरत हाल ये है। जब ये रेगुलराइज हो जाएगी या नॉर्मल हो जाएगी इंपोर्ट्स, या खुल जाएंगी इंपोर्ट्स, उसके बाद फिर क्या सूरत हाल बनेगी? तो एक बार फिर पाकिस्तान का डेट बढ़ने लगे? देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, अब आपने असल मुद्दा बयान किया है। आप अगर फर्ज करें IMF की एग्रीमेंट की कंडीशन में आए कि जी आप नॉर्मल कर दें इंपोर्ट को, तो क्या आज आप 81 बिलियन डॉलर का जो इंपोर्ट था 2022-23 का, उसको मैच कर सकते हैं? आप कभी नहीं कर सकते। 21-22 का 81 बिलियन में से मैं बहुत क्लिप भी कर लूं तो 75 बिलियन से कम नहीं होगा। हमने तो लास्ट ईयर 51 बिलियन किया था, 30 बिलियन डॉलर कम किए थे, और इसमें तो मेरे हिसाब से 54 बिलियन डॉलर के करीब आएगा। तो भाई इतना बड़ा अगर आप कहने पे कर देंगे तो मुझे 6 क्या 60 बिलियन का भी प्रोग्राम मिल जाएगा, मैं इसको ओवरकम नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मेरी एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं रही है, आपने देखा होगा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट का क्या हाल है। मुझे आज मैंने पढ़ा कि जी बिजली इतने सेंट की नहीं, इतने सेंट की होनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल कहता हूँ होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अहम तजावीज़ हुकूमत को दे रहे थे, किस तरह से आगे मईशत को बेहतर किया जा सकता है। IMF के साथ डील करनी है तो किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। अभी एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद स्टोरीज शामिल करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से शदीद एहतजाज हुकूमत के सामने रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने हुकूमत के सामने रखे हैं, और उनका कहना है कि अगर हुकूमत ने डी रेगुलेशन की तो सख्त एहतजाज किया जाएगा, चूँकि इससे जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर पेट्रोल की कीमत 20 रुपये ज़्यादा हो जाएगी। अब इसकी वजूहात क्या हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ात तफसीली तौर पर एक बार फिर हम जानेंगे। अब्दुल समी खान हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया समी खान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो तहफ़्फ़ुज़ात आपके, इनकी बुनियादी वजूहात हैं क्या? डी रेगुलेशन जो हुकूमत करने जा रही है, इसकी क्या वजह है, और फिर अगर ये हो जाती है तो फिर आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, बात ये है, ये तो एडवांस कंट्री का काम है। जिस मुल्क में स्मगलिंग जोरों पे है और पूरे गवर्नमेंट कोताही कर रही है, जब प्राइसेस बढ़ने वाली है तो अब अपना बोझ वो ऑयल कंपनी पे और डीलर पे डाल रही है। ये वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपने बरूजमा हो जाए, क्योंकि वो प्राइस बढ़ेगी तो अपनी जान छुड़ाना चाह रही। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, जहाँ 40 OMCs हैं, उनको वो लाइसेंस वगैरह ने दे दिया है, जिनके पास एक कमरे में बैठ के OMC बना लिए, उसके भी रूल्स होते हैं, उसके इंस्टॉलेशन होते हैं, उनके ओगरा के पास डिपॉजिट होता है, वो कुछ भी नहीं है। तो इस मुल्क में तो ये इस वक्त हो ही नहीं सकता। अच्छा समी साहब, ये डी रेगुलेशन का प्रोसेस है क्या? जरा इसको अगर आप लोगों के समझने के लिए आसान अल्फाज में बयान कर सकें, ये इसकी सूरत में किया क्या जा रहा है? गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी हर चीज की खत्म करके ऑल मार्केटिंग कंपनी से कहती है कि अब आप ही प्राइस की तय करें, आप ही हर चीज करें। अच्छा। जो जिम्मेदारी उनकी थी वो अपने इन पे डालना चाह रही है। अच्छा। और इससे जो बड़ा नुकसान एक होगा, और ये डिस्टेंस पे जितना डिस्टेंस हो इसी तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ती रहेगी। अच्छा, और क्या इससे फिर ये भी फर्क आ जाएगा कि अलग अलग ब्रांड्स का पेट्रोल अलग अलग कीमत पर फिर लोगों को मिलेगा? देखिए, ये होगा ना, अब कंट्री में 20 रुपए का फर्क पड़ जाएगा, कीमत बढ़ जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है पाकिस्तान में। तो समी साहब, ये वो मॉडल है जो पड़ोसी मुल्क में भी जिसको प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि वहां भी हम देखते हैं मुख्तलिफ रियासतों में पेट्रोल की अलग अलग कीमत होती है। वहाँ स्मगलिंग 1 लीटर नहीं होती। अच्छा। यहाँ तो और स्मगलिंग बढ़ जाएगी,
और ऑयल मार्केटिंग कंपनी उनसे लेके और पेट्रोल बेचेंगी, उनके फायदे ज़्यादा हो जाएंगे, गाड़ियाँ खराब हो जाएंगी और इस इंडस्ट्री तबाह हो। और समी साहब, कब तक करने जा रही है हुकूमत ये डीरेगुलेशन? कोई तारीख वगैरह उनकी जानिब से दी गई है? हमने तो उनको वार्निंग कर दिया। मैंने ओगरा से भी बात की है और सबसे बात की है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिलहाल उन्होंने कहा कि इस ECC में हम इसको लेके अभी नहीं आ रहे हैं, बाद में लेके आएंगे, मगर हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं क्या बर्दे, डीलर किसी हालत में तैयार है। और हुकूमत ने अभी फिलहाल इसको मौखर कर दिया है, अभी फौरी तौर पर तो ये होने नहीं जा रहा, कम से कम थोड़ा स्पेस आपको मिल गया। अनाउंस नहीं किया, मगर हमारे प्रेशर से ऐसा मालूम होता है पोस्टपोन कर दिया है, मौखर नहीं किया। अच्छा, और अगर कुछ अरसे के बाद ये करने जाती है हुकूमत और इस पर डिसीजन हो जाता है तो फिर आप लोगों का क्या लाहेअमल होगा? नहीं, हम पेट्रोल पंप नहीं चला सकते। पंप्स को बंद कर दिया जाएगा, फिर चला ही नहीं सकते। अच्छा, और क्यों? इसकी वजूहत क्या होगी? आप लोगों को महंगा पड़ेगा पेट्रोल, आप लोगों की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्या मुश्किलात आपको पेश आएंगी? देखिए, बात ये होगी, जो स्मगल प्रोडक्ट आएगा वो लोग सस्ती कीमत में बेचेंगे, हम अपने सही कीमत में बेचेंगे। अच्छा, और कोई रोक टोक तो होगी नहीं। अब तो रिफाइनरी से आता है, ये 4-5 बड़ी कंपनियां वहां मिलती हैं, फिर तो स्मगल की भरमार हो जाएगी और हम स्मगलिंग के बहुत खिलाफ। और अगर स्मगलिंग पर काबू पाकर इसकी रोकथाम मुमकिन बनाकर फिर ये डीरेगुलेशन की जाती है समी साहब, तो फिर क्या मौक़िफ़ होगा आप लोगों का? देखिए, मैं कहता हूं, मैंने इतना कोशिश की है, कोई अदारा बचा नहीं है। ये इंटेंशन गवर्नमेंट का नहीं है, वो इसमें बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही है और जितनी हम कोशिश करते हैं उतनी स्मगलिंग बढ़ रही है और इसकी वजह से 30-40% पेट्रोल पंप की सेलें कम हो गई। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समी खान साहब हमारे साथ। डी रेगुलेशन के खिलाफ अपना लाहेअमल वाज़ेह तौर पर उन्होंने बता दिया कि किसी भी सूरत ये डी रेगुलेशन को काबिल कबूल नहीं है। अब एक और बड़ा अहम इशू है जो कि पंजाब में इस वक्त गंदम की कटाई का है और अब ये फसल कट कर मंडियों तक पहुँचना शुरू हो गई है, लेकिन अब असल मसला जो है वो है कि किसानों को वो कीमत नहीं मिल पा रही है जो कि हुकूमत की तरफ से तय की गई थी। अब ये एक नई मुश्किल सूरत हाल पैदा हो चुकी है। फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट में गंदम की इंपोर्ट का मामला था वो भी अब एक बार फिर सर उठा रहा है असेंबली में, उससे मुतालिक भी बातचीत की गई। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू हम करेंगे। आमिर हयात भंडारा साहब को फाउंडर हैं डिजिटल डेरा एंड एग्रीकल्चर रिपब्लिक फार्मर हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आमिर हयात साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये गंदम की फसल कट चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता वो मार्केट में भी आना शुरू हो रही है, मंडियों तक पहुँच चुकी है। एक किसान इस वक्त खुश है, उसके क्या मसाइल हैं, उसको वो कीमत जो कि हुकूमत ने तय की थी उसके मुताबिक उसको पैसे मिल रहे हैं? तो देखिए, बहुत शुक्रिया इस बहुत अहम मौजू पे मुझे बुलाने के लिए। अभी तक तो किसान की जो है वो उस तरह से सुनवाई नहीं हो रही और उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जा रहा किसान को मंडियों के अंदर जिस तरह से होना चाहिए था। पंजाब में जो ज़्यादा गंदम खरीदी जाती है वो महकमा खुराक पंजाब की जानिब से की जाती है। उसकी खरीदारी हुकूमत पंजाब ने उसको कोशिश की स्मॉल फार्मर्स जो छोटा किसान है उस तक लाने के लिए और उसके लिए एक डिजिटल ऐप और पोर्टल भी शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पोर्टल भी काम नहीं आ सका और जिस वक्त उसकी शुरू होना था उसमें अपने मसाइल शायद डिजिटल के भी होंगे और वो होना तो ये चाहिए था कि पहले एक जिले में या एक डिवीजन में पायलट होता, उसके बाद पूरे पंजाब में रेप्लिकेट होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक पंजाब में जो सरकारी जो हुकूमत पंजाब की तरफ से खरीदारी का अमल शुरू नहीं किया जा सका। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कम अज कम जो इमदादी कीमत है गंदम की जो सरकार ने तय की है वो 3900 रुपये है, लेकिन चूंकि अभी तक सरकार की तरफ से खरीदारी शुरू नहीं की गई जिसकी वजह से जो मंडी में बैठे हुए ये फ्लावर मिल्स के जो लोग हैं वो शायद एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फार्मर की आने वाली गंदम को, क्योंकि आपकी गंदम की एक ऐसी फसल है जिसके फौरन बाद 3 बहुत अहम एक्सपोर्ट की फसलें काश्त होनी है। उसमें आपका कपास भी शामिल है, उसमें तिल की फसल शामिल है जो एक बहुत बड़ी मार्केट एक्सप्लोर हुई है इस साल। उसके बाद आपका जो चावल है वो काश्त होना है और जब किसान के पास अगर उसकी लागत के मुताबिक पैसे नहीं होंगे तो वो अगली फसल के लिए जो अपनी खाद, बीज, दवाएं और डीजल और जो बिजली के बिल के अखराजात हैं वो कैसे पे करेगा। तो उसके लिए देखें, रिस्पॉन्सिबल कोई भी हो, सबसे पहले तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है
कि कल जो मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी ने फ्लोर के ऊपर कहा कि एक इंक्वायरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएट कर दी है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है अभी वो सोल्यूशन है। फार्मर इस वक्त बिल्कुल दरमियान में लटका हुआ है, उसका सोल्यूशन बहुत जरूरी है कि कैसे उसको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि उसने खाद बहुत महंगी ली है, बीज महंगा लिया है। और आमिर साहब, अब वो फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर फिर साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ये नमी इसकी बुनियादी वजह है जिसकी वजह से अभी हुकूमत थोड़ा सा गुरेज कर रही है गंदम खरीदने को। तो अगर ये और डिले हो जाता है तो फिर इससे तो किसानों का नुकसान मजीद बढ़ता रहेगा, चूंकि ये 3 बड़ी अहम फसलें आगे आनी है जैसा आपने ही बताया। ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि जितना लेट होगा उतना नुकसान ये सिर्फ किसान का नहीं होगा, ये साथ ही साथ जो है वो मुल्क का नुकसान होगा, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट की फसलें हैं। मैं उसी सिलसिले में बात करना चाह रहा हूँ कि हमें इस वक्त सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है इमीडिएटली। देखिए, एक कंपनी फ्लोर मिल कोई भी ऐसी नहीं है जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ या FBR के साथ या SCCP के साथ रजिस्टर ना हो। कोई सीड कंपनी ऐसी नहीं है जो कि रजिस्टर्ड ना हो। तो कम अज कम बुनियादी कीमत से कम पर कैसे को प्राइवेट में मंडी में बैठा हुआ बंदा जो है या कोई बिजनेसमैन खरीद सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया भंडारा साहब हमारे साथ मौजूद थे, किसानों की मुश्किलात से हमें आगाह कर रहे थे। डिजिटलाइजेशन पर नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें पाकिस्तान का नंबर दुनिया में 164वां है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी इसमें शेयर किए गए। इंटरनेट सार्फिन की तादाद पाकिस्तान में बढ़ते हुए 8,73,50,000 पर पहुंच चुकी है, जबकि 2021-22 में अगर ये गुज़िश्ता साल में हम देखें तो पाकिस्तान का नंबर 161वां था। 3 दर्जे पाकिस्तान की इसमें तनज़्ज़ुली हुई है। पाकिस्तान तरक्की के एतबार से इस वक्त 193 ममालिक में, चंद आखिरी ममालिक में शामिल है। ये 193 में पाकिस्तान का नंबर 164 है। अब इसकी वजूहात क्या है, क्यों पाकिस्तान में ये तरक्की रुकी हुई है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब डिजिटल गवर्नमेंट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो सुहेल साहब, ये क्यों पाकिस्तान इस डिजिटलाइजेशन में इतना पीछे है? हम देख रहे हैं कि 161 से हम तनज़्ज़ुली के बाद 164वें नंबर पर पहुँच गए हैं, इसकी वजूहात क्या है? सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। ओवरऑल आप डिजिटाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इंडेक्सेस देखते हैं, जब हम दुनिया में देखते हैं डिजिटल या डिजिटलाइजेशन से ग्लोबली एक मेजर इम्पैक्ट है। जितनी भी लीडिंग कंट्रीज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। और जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो उस पर 3 उसके एलिमेंट्स हैं, 3 पिलर्स हैं। एक है डिजिटल सोसाइटी। मैं आज जो डिजिटल वर्ल्ड है कैसे मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ। मेरा किसान जो है वो एग्रीटेक से, डिजिटल एग्रीकल्चर से क्या फ़ायदा उठा सकता है कि नहीं उठा सकता? क्या उसके पास कनेक्टिविटी और एक्सेस है, और क्या उसके पास लिटरेसी है कि वो उन चीज़ों को अवेल कर सके। दूसरा पिलर इसका है डिजिटल इकोनॉमी। मेरी करंट इकोनॉमी को कैसे मैं डिजिटल से फ़ायदा उठा सकता हूँ, और सेकेंडली जो डिजिटल इकोनॉमी है, टेक, IT, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उससे मैं कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ। एंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ दैट इज़ डिजिटल गवर्नेंस। कैसे गवर्नमेंट एफिशिएंटली सर्विसेज डिलीवर कर रही है अपने सिटीजन्स को। इन तीनों पिलर्स को अगर मैं देखता हूँ तो ग्लोबली पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ख़राब है। ई गवर्नमेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान की रैंकिंग 2022 में 150 आउट ऑफ 193 थी। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान वाज 108 आउट ऑफ 190 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो प्रीटी मच इन सारे एस्पेक्ट्स में हमारा बुरा हाल है। और मैं अगर देखता हूँ या मेरे साथ जो और साथी डिजिटल में हैं, दे कैन से कि पाकिस्तान नीड्स टू डिक्लेयर अ डिजिटल इमरजेंसी। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? हमने ये देखा है दुनिया में कि जहाँ पे अगर कोई मुल्क 10 दर्जे यानी कि 10 मुल्कों को क्रॉस करता है डिजिटल इकोनॉमी इंडेक्स में, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके GDP पे तकरीबन 2.5% का है। और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, ये OECD की रिपोर्ट है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट इज 1.1%। सही। हमने ये भी देखा है दुनिया में कि फॉर एवरी दैट हैज बीन स्पेंट ऑन डिजिटल, उसका GDP पे इम्पैक्ट $20 है। सही। तो डॉक्टर साहब, ये आप बड़े अहम इस वक्त फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी 54% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनेट की सहूलत मैसर ही नहीं है। अब जाहिर है कि वो गांव देहात के लोग हैं, लेकिन हुकूमत की संजीदगी अभी भी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए इस मामले में। इंटरनेट की सहूलत एक चीज, और उसके बाद क्या उसके पास डिजिटल लिटरेसी है। तो देखिए, इस वक्त सारे सेक्टर्स में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। एग्रीकल्चर को आप देख लें,
अफ्रीका का स्टेटस है कि बाय डूइंग डिजिटल एग्रीकल्चर, बाय डिजिटाइजिंग एग्रीकल्चर, द यील्ड हैज बीन इम्प्रूव्ड बाय 40% इन एग्रीकल्चर अलोन। एग्रीकल्चर के बाद माइनिंग, यानी कि आप कोई भी सेक्टर उठाते हैं तो दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। द गुड न्यूज इज कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड प्रैक्टिकली ऑल प्रोविजन गवर्नमेंट्स दे रियलाइज दिस इमरजेंसी। अभी इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट वीक ही, यानी कि दे हैव स्टार्टेड दिस होल इनिशिएटिव ऑफ डिजिटल नेशन पाकिस्तान इनिशिएटिव, जिसके अगेन ये तीनों पिलर्स हैं, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस। ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर प्रायोरिटाइज किया भी जा रहा है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी क्रिटिकल टाइम कि इस वक्त एक पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें हमें पता है कि हर तरफ से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बुरे हैं, बिल्कुल, इस वक्त डिजिटल पे फोकस करना एक एक्सट्रीम नीड है, क्योंकि आपके पास कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, बड़ी अहम गुफ्तगू है, बड़ी अहम मौजूद है डॉक्टर सुहेल साहब, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भी आपको ज़हमत दें और उस पर हम डिटेल से गुफ्तगू करें। आज चूँकि वक्त की थोड़ी कमी थी तो इसलिए आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे और आपसे थोड़ी माजरत भी करेंगे। आने वाले दिनों में बहरहाल इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न